जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मुगल काल की अंतर्गत हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत मुगल काल में जो हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल काल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे। तो यदि आप लोगों ने बाबर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मुगल काल के अंतर्गत 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी के बीच में बाबर का पूरा हिस्ट्री हम लोगों ने देखा था। उसके बाद से हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़े थे और हुमायूं के ही समय काल में फिर शेर शाह सूरी का भी समय काल आता है और सूर्यवंश के बारे में भी उसी बीच में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर से हुमायूं का समय काल आता है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से पूरा सीक्वेंस से पढ़ लिया है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है। बहुत अच्छे से हर चीज को आपको क्लियर किया गया है, तो आप जरूर एक बार देखिए और फिर उसके बाद से आगे बढ़िए। तो अभी हम लोग इस वीडियो में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बीच बीच में प्रश्न भी बताऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अकबर से रिलेटेड, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अकबर के बारे में क्या खास बातें हैं और कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, अकबर का जो समय काल है यहाँ पे 1556 से लेकर के 1650 ईस्वी तक के इसके बीच में अकबर का समय काल है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री को लिंक करके चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं पहले से बताऊंगा। हम लोग जब हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि शेर शाह भी बीच में आता है और इनके बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं। उसी में एक हम लोगों ने देखा था 1539 का समय काल के बीच में चौसा का युद्ध। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शेर शाह सूरी बहुत ही ज्यादा होशियारी से अपना जो बिहार का जो क्षेत्र है, जो कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उस बाढ़ का उस समय काल में उस बाढ़ का फायदा उठा करके हुमायूं को वहां पे पराजित कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हुमायूं है वो क्या करता है, वो खुद भी उसके सैनिक भी और वो खुद भी गंगा नदी में कूद जाते हैं और बहुत मुश्किल से फिर लास्ट में अगर जो हुमायूं है उसका जान बच जाता है, वो फिर से अपने साम्राज्य की ओर, दिल्ली की ओर आगे बढ़ते रहता है। ठीक है। तभी शेर शाह सूरी को यहाँ पे ये देखिए, शेर शाह सूरी को फिर से पता चलता है कि जो हुमायूं है वो फिर से अपने साम्राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पे ये कन्नौज कन्नौज या वीलग्राम, ठीक है, कन्नौज या वीलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। वहां पे कन्नौज में फिर शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है और फिर से इसमें हुमायूं क्या है कि वो पहले से ही कमजोर तो हो ही गया है, तो हुमायूं इसमें पराजित हो जाता है। अब हुमायूं यहाँ पे फाइनली पराजित होता है। तब इसी कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद से जो शेर शाह सूरी है वो आगरा और दिल्ली पे पूरी तरीके से अधिकार कर लेता है। और इसी बीच में जो हुमायूं है वो निर्वासित जीवन जीता है, 2 साल, 2.5 3 साल तक का। ठीक है। कहाँ पे जीता है ये अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। ठीक है। पश्चिम क्षेत्र की ओर, अपने भारत के मैप में देखेंगे पश्चिम क्षेत्र की ओर ये भटकते रहता है और वहीं पे अपना बीच का जो समय है, जो निर्वासित जीवन हम लोग जिसको बोलते हैं, उसी समय हुमायूं यहाँ पे जीवन जीता है। ये अमरकोट राणा वीर साल के महल में ये रहता है और उसी समय अब यहाँ से अकबर का काल समय शुरू होता है। देखिए, 1542 ईस्वी में फिर अकबर का जन्म होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखे कि ये हुमायूं का पुत्र हो गया, हुमायूं का ये बेटा हो गया अकबर। ठीक है। अब 1542 ईस्वी में जब अकबर का जन्म होता है, उसके कुछ समय के बाद से जो हुमायूं है, ये हुमायूं अपना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करके कांधार और काबुल पर विजय प्राप्त करता है, उसको जीतता है और जीतने के बाद से अपने ये जो अकबर है अपने ये बेटे का नाम, ठीक है, यानी कि जो हुमायूं है, हुमायूं अपने बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये रखता है। ठीक है।
तो यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि काबुल और कांधार जीतने के बाद से हुमायूं जो है अकबर का नाम क्या रखता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अकबर के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली एकदम सीक्वेंस में आपको रख दिया हूँ यहाँ पे कि अगर इस तरीके से प्रश्न बनता है कि अ, अकबर को सबसे पहले, ठीक है, कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो याद रखेंगे गजनी का। ठीक है, अब गजनी के बाद से फिर जब हुमायूं जो है, हुमायूं युद्ध वगैरह करके लास्ट जब दिल्ली पे अपना पूरा फिर से अपना अधिकार जमा लेता है, तब उस समय जो अकबर है उसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त करता है। सबसे पहले जो अकबर है वो कहाँ पे, ये गजनी का सूबेदार बना, उसके बाद से पंजाब का सूबेदार बना। ठीक है, और जो अकबर है उसको उसका संरक्षण के लिए बैरम खां, ठीक है, बैरम खां को संरक्षक बनाया गया। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे हुमायूं बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अकबर को यहाँ पे संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि अकबर अभी बहुत ज्यादा साल का नहीं था, केवल 13 साल का था। हम लोग आगे अभी देखेंगे। और 13 साल के अंदर में ही उसको दो जगह का सूबेदार भी बना दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसी में फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर जब पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु वहां पे सैनिकों के बीच में वो व्यस्त रहता है। ठीक है, उसी समय हुमायूं का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था हुमायूं के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उसी समय जैसे ही ये जो संरक्षक है बैरम खां, ठीक है, अकबर का जो संरक्षक है बैरम खां, बैरम खां को याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, क्योंकि इसका बहुत ही मुख्य भूमिका था। यहाँ पे देखेंगे आगे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बैरम खां जो है, जैसे इसको पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, ये अकबर को क्या करता है, 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में तुरंत इसको इसका राज्याभिषेक करा देता है। ठीक है, यानी कि अब इसको शासक बना देता है, इसको सिंहासन दे देता है 13 साल की उम्र में ही। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा स्थिति होता है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, जनता पूरा भटक जाते हैं, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाता है, दूसरे राजा उस पे कब्जा करने का सोचते हैं। क्योंकि उस समय क्या है, राजा ही अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं सैनिक और जैसे राजा के जो शासन एरिया है वहां की जनता भी भटक जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है लोगों को निर्णय लेना रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है ये बैरम खां जो है, अकबर को तुरंत वहां पे राज्याभिषेक कर देता है। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो पाता। आगे देखते हैं। जैसे ही हुमायूं का ये मृत्यु के ये सब चीज को सुनता है कौन, ये हेमू। ठीक है, हेमू या फिर हेमराज। ये हेमराज या हेमू कौन है, देखिए यहाँ पे ये सूर्यवंश हम लोग देखे थे, जिसमें सूर्यवंश का अंतिम में हम लोग देखे थे आदिल शाह के बारे में। तो आदिल शाह का वो प्रधानमंत्री रहता है हेमू या हेमराज। ठीक है, ये दिल्ली और आगरा पे फिर से यहाँ पूरा अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो देख रहे हैं अभी जैसे ही खबर पता चला कि राजा जो है, जो पूरा दिल्ली और आगरा का जो राजा है हुमायूं, उसकी मृत्यु हो गई है, सुनते के साथ एक ये जो है हेमू या हेमराज, समझ रहे हैं, लोग सब पहले से घात लगा के बैठे रहते हैं। थोड़ा सा मैं इतिहास तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे फास्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया है ना। आगरा और दिल्ली का जो क्षेत्र है उस पे अभी कौन अब शासन करने लगा, हेमू या हेमराज। ये कौन है, ये है सूर्यवंश। सूर्यवंश का जो आदिल शाह रहता है शासक, उसका ये प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अकबर के साथ, ठीक है,
यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो क्यों हुआ था? यहाँ पे वही कारण है। हम लोग अभी देखिए कि हेमराज जो कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, ठीक है? हुमायूं, देखिए हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे देखते हैं कि मैं थोड़ा ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है ना? मतलब हम लोग देखें कि एक तरफ अभी हुमायूं की मृत्यु हुई है और दूसरी तरफ जो है हुमायूं और हेमू, अच्छा, एच ही है, ठीक है? दोनों एच से ही आ रहा है तो समझ लेंगे कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, हेमू क्या किया, तुरंत इसके जो साम्राज्य है उस पे धावा बोल दिया, ठीक है? उसको हड़पने के लिए कूद गया। अब अकबर तो देख ही रहा है ना? तो यहाँ पे क्या करता है कि अकबर जो है, अब यहाँ अकबर जो है पूरा तैयारी के साथ आता है और फिर हेमू से युद्ध करता है, ठीक है? उसी साम्राज्य के लिए। वही युद्ध जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है, यानी कि पानीपत में ही होता है वो युद्ध, ठीक है? इसीलिए अब आपको यहाँ पे ज़रूर दिमाग में खट गया कि पहला युद्ध भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद होगा तो हम लोग पहला युद्ध भी पढ़ चुके हैं, आपके सामने भी रख दिया हूँ, क्योंकि कई लोग का दिमाग फिर पहले पानीपत का युद्ध में घूमने लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। देखिए, पहला जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है? और दूसरा जो है, दूसरे को अब याद रखेंगे कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमराज या हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा कहानी टाइप से समझते हैं इसको। अकबर यहाँ पे युद्ध क्यों कर रहा है? क्योंकि आप पहले ही देखे हैं कि जो उसका साम्राज्य था, जो उसके पिता का जो साम्राज्य था, वो क्या किया, हेमू हड़प लिया है। अकबर को अब फिर से उसका साम्राज्य चाहिए, तो इसके लिए ये युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो हेमू है, हेमराज है जो, वो उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक रहते हैं, ठीक है? अकबर के पास सैनिक कम रहते हैं। लेकिन किस्मत से या फिर जिस तरीके से भी हम लोग सोचें कि हेमू के अचानक से युद्ध लड़ते-लड़ते क्या होता है कि हेमू की आँख में एक तीर घुस जाता है, इस तरीके से इतिहास है, ठीक है? एक मतलब उसके आँख में जो है तीर घुस जाता है अचानक से, उसको लग जाता है यानी कि, ठीक है? तो अब उसको लगने के बाद से यानी कि जो हेमू है, जो शासक है, जो मेन व्यक्ति है, ये लोग युद्ध जीतते रहते हैं, हेमू युद्ध जीतते रहता है, ठीक है? लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि उसकी आँख में एक तीर लग जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि जितने भी हेमू के सैनिक हैं, जितने भी शासक हैं जो कि मतलब युद्ध में भिड़े हुए हैं, उनको अचानक से पता चलता है कि हमारा जो राजा है या जो मेन शासक है, जो मेन लीडर है, उसी को आँख में उसका तीर लग गया है। तो उस कारण से क्या है ना कि हेमू एक तरीके से उसके पूरे सैनिक सब बिखर जाते हैं। मेन आदमी को ही तीर लग गया है। तो उसके कारण से वो लोग क्या होता है कि हेमू जीतते-जीतते लास्ट में हार जाता है। और यहाँ पे इसका मेन बस बात इतनी है कि फिर पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, इसमें क्या होता है कि अकबर की जीत होती है और फिर अकबर यहाँ से अपना जो जो अपने पिता का जो जितना भी साम्राज्य था उसको फिर से वो वापस ले आता है, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, ये देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक है? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन प्रश्न ये भी होता है कि पानीपत के युद्ध में दूसरा युद्ध में किनके बीच में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस पकड़ के रखेंगे, ठीक है? अभी क्या हुआ कि अकबर जो है हेमू से जीत गया और अपना साम्राज्य फिर से जितना था उसका वो सब ले लिया। अब अकबर सोचता है कि धीरे-धीरे करके अब अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए। अकबर काफ़ी एक तरीके से महानतम शासक था, ठीक है? हम लोग हिस्ट्री में देखे हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी तो पता चलेगा कि काफ़ी शालीनता से और जहाँ पे युद्ध करना चाहिए वहाँ युद्ध करता है। हर एक
हर एक धर्म से लेकर के हर एक चीज़ों में वो बराबर का महत्व भी देता था, ठीक है? हम लोग धीरे-धीरे आगे चल कर के देखेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार अकबर का। हालाँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है ताकि हिस्ट्री थोड़ा-सा सीक्वेंस में चलता रहे और गलती से कभी प्रश्न पूछ ले तो हम लोग से बन जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मालवा का विजय, ठीक है? सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया और फिर यहाँ से मालवा को जीता। सबसे पहले अकबर यहाँ पे पहला मालवा विजय करता है। मालवा का जो शासक कौन है? तो याद रख लेंगे पहला ये एक तरीके से यहाँ पे साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत आक्रमण था। तो बाज बहादुर जो है ये मालवा का शासक था, ठीक है? उसके बाद से फिर आगे बढ़ कर के चुनार किले को भी ये अपने अंदर कर लेता है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ का इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने का वैसे तो। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा कि जो मालवा है, सबसे पहले मालवा को यहाँ पे जीता, ठीक है, अकबर ने और यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर था, ठीक है? इतना याद रखेंगे। फिर दूसरा याद रख सकते हैं कि चुनार का किला हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हुमायूँ के समय में भी पढ़ रहे हैं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। और फिर ये भी जीत लेता है चुनार के किले पर, है ना? तो आगे हम लोग अब देखते हैं क्योंकि अकबर के बारे में और बहुत सारी खास-खास बातें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम लोग थोड़ा-सा जल्दी पढ़ें और वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना पर भी ये विजय प्राप्त करता है, ठीक है? हुँ, देखिए, ठीक है, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा था। तो गोंडवाना पे भी विजय प्राप्त करता है, यहाँ पे भी अपना ये जो चौरागढ़ चौरागढ़ करके राजधानी है, उसपे वहाँ पे ये पूरा उस सब क्षेत्र को जीतता है। यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो गोंडवाना विजय है, यानी कि जो गोंडवाना है, गोंडवाना की विजय में रानी दुर्गावती को पराजित करता है अकबर, ठीक है? उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं कि अकबर जो है वो राजपूत लोगों से किस तरीके से युद्ध करता है, किस तरीके से उन लोगों का सामना करता है और उन लोगों से किस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसके पीछे अकबर का एक तरीके से 2 नीतियाँ थी। एक तो ये था कि अकबर जो है वो स्वेच्छा से अगर कहता है ना? कि आप स्वेच्छा से अपने मन से मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर वैवाहिक संबंध बना करके स्वीकार कर लो। दूसरा कंडीशन इसका ये रहता था कि जो शत्रु जो युद्ध करके अगर चाहता है, युद्ध करना चाहता है तो वो मेरे से युद्ध करे। तो ये 2 नीतियाँ अपनाता था, ठीक है? अकबर जो है राजपूत विजय यानी कि राजपूत लोगों का जो साम्राज्य था उनसे जीतने के लिए 2 नीतियाँ बनाता था। इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है आमेर विजय, ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आमेर विजय के अंतर्गत, ठीक है, ये 1562 ईस्वी में हुआ था तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ ये भरतमल, ठीक है, या भारतमल बोलते हैं। ये पहला राजपूत शासक था, ठीक है, जो कि ये 1562 ईस्वी में, ठीक है, अपने स्वेच्छा से अकबर की स्वाधीनता ये स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री हरकाबाई या फिर जोधाबाई, तो ये जोधाबाई के कारण से प्लस ये भी है कि ये पहला राजपूत भी था जो कि अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार करता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे डर वाली बात नहीं है, अकबर का व्यक्तित्व अभी वैसा था, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये जो है आमेर, ठीक है? आमेर विजय जो है जिसका शासक जो है भरतमल या भारतमल, इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। इसकी जो पुत्री है हरकाबाई या जोधाबाई, इसी जोधाबाई से अकबर का विवाह होता है, ठीक है? और जो भरतमल है या भारतमल है, इसका पुत्र जो है भगवान दास का पुत्र जो है मानसिंह। तो जो मानसिंह है, मानसिंह को अपने दरबार में बहुत उच्च पद देता है। ये जो मानसिंह है, अकबर के 9 रत्न हम लोग पढ़ेंगे। उस 9 रत्न में से एक एक रत्न ये भी है, ठीक है? मानसिंह।
तो इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई अकबर का स्वाधीनता स्वीकार करता था तो वो गुलाम जैसा रहता था, ऐसा नहीं है, ठीक है? 9 रत्न थे जिसमें से एक रत्न तो ये मानसी, तो हम लोग इससे भी ध्यान थोड़ा-सा यहाँ पे सोच सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो आमेर का विजय है इसको याद रखेंगे। आमेर का किला यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जितना भी मेरे से चित्र अवेलेबल रहेगा, वो सबको आपको दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत कौन था? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी और भी इसमें जैसे भारतमल ये जो जो नाम है, ये नाम को भी थोड़ा-सा याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो वहाँ का शासक था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है मेवाड़ अभियान, ठीक है? मेवाड़ अभियान जो है ये 1567 का है। 1567 में अकबर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है? उसको जीत लेता है और वहाँ का जो शासक है उदय सिंह, उसी से युद्ध होता है लेकिन ये अपना जान बचा करके, ठीक है? उदय सिंह जो है वो जंगल में भाग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उदय सिंह का इसी तरीके से मृत्यु हो जाता है, लेकिन उसके बाद से जो आता है राणा प्रताप सिंह, ठीक है? जिसको हम लोग महाराणा प्रताप सिंह भी कहते हैं। तो वो जो है यहाँ पे अब जो महाराणा प्रताप सिंह है अब ये बदला लेते हैं, ठीक है? तो ये जो बदला ले रहे हैं अब इनके साथ जो युद्ध होगा यहाँ पे उसको याद रखना है, ठीक है? हल्दी घाटी का युद्ध इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हल्दी घाटी जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद से फिर कब हुआ था? तो 18 जून 1576 में हुआ था, ठीक है? इन दोनों के बीच में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस सन जो है, सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें सन जो है ये 18 जून भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इसी कारण से हुआ था क्योंकि अकबर जो है वो पहले ही उदय सिंह को एक तरीके से पराजित कर देता है, तो उसी का बदला लेने के लिए फिर महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध करते हैं और इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है? बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध होता है, बहुत सारा इसका भी कहानी है, बहुत सारा मूवी भी बना हुआ है। तो इस तरीके से ये युद्ध हुआ था, इसमें हम लोग को मेन बात हमारे लिए ये है कि हम लोग को इसका सन याद रखना है, किनके-किनके बीच में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर पहला मुगल शासक था यहाँ पे जो कि दक्षिण भारत में भी अभियान चलाता है। यहाँ बहुत सारा ऐसा जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र जो है, उसको भी ये जीत लेता है। 1591 ईस्वी के समय में जो है अकबर जो सबसे पहले ठीक है, दक्षिण का जो क्षेत्र है सबसे पहले खान देश पर आक्रमण करता है, ठीक है? खान देश पर आक्रमण करते ही वहाँ का जो शासक है अली खां, ये अपने स्वेच्छा से ही इसके अधीन में आ जाता है। तो ये सबसे पहला आक्रमण था। उसके बाद से दक्षिण के क्षेत्र में और भी आक्रमण इसने किया था, लेकिन मैं उसको ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लास्ट जो है यहाँ पे 1601 ईस्वी में असीरगढ़, ठीक है? असीरगढ़ के जो किला है उसको जीतता है और ये अकबर का अंतिम अभियान था। तो ये अंतिम अभियान था इसलिए हम लोग इसको ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे। और दक्षिणी क्षेत्र में ये पहला आक्रमण था खानदेश पर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड किया हूँ। इससे रिलेटेड अकबर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं अभी आगे आएँगी। इसलिए मैं ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है? तो यही सही तरीके से पढ़ने मेरे हिसाब से इस तरीके से ही पढ़ने से हम लोग को ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है अकबर का अंतिम समय यहाँ पे समय काल लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक है? अकबर की यहाँ ये अक्टूबर 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है?
और आगरा के सिकंदराबाद में वहीं पे मकबरा बनाया जाता है, वहीं दफनाया जाता है। और उसके बाद से अकबर के बाद से अगला जो शासक बनता है वो है सलीम। ठीक है, सलीम जहांगीर। तो ये अब अगला शासक नियुक्त होगा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैप भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मैप है ये पूरा अकबर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा अकबर का सारे क्षेत्र में ये पूरा शासन था, इतने जितना भी ये ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं जिसको थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1560 1560 ईस्वी का जो है दास प्रथा का अंत करना। ठीक है, ये अकबर का समय, अकबर के जो समय काल है उसमें ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वो चेंजेस किया था दास प्रथा को समाप्त करके। ठीक है ना, दास प्रथा को ये समाप्त किया था। उसके बाद से 1563 ईस्वी में 1 साल बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। समझ रहे हैं आप, ये मतलब एक तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से ज्यादा यहाँ पे शासक प्रभावशाली दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तीर्थ यात्रा जो कर है उसको भी समाप्त करता है अकबर। तो ये जो प्रश्न यहाँ से एक बना हुआ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त करता है। जजिया कर हम लोग पहले भी देखे थे, गैर मुस्लिमों पे लगाए जाने वाला कर था। ठीक है, तो ये जो अकबर है यहाँ पे इसको समाप्त कर देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद से फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और राजधानी जो ये राजधानी आगरा जो है, आगरा से ये फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सन जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 1571 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना करता है और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश का भी अनुमति यहाँ पे देता है। यानी कि इबादत खाना जो होता है एक तरीके से वहां पे जितने भी एक हम लोग ज्ञानी ज्ञानी लोगों का एक तरीके से मेल जोल होना, वहां पे जितना अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना। ठीक है, धार्मिक चीजें जितने भी धार्मिक बातें हो सकती हैं वो सब करना, तो वो सब चीजों के लिए इबादत खाना अलग से बनाया हुआ था अकबर। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से अब जितने भी प्रश्न आए हुए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ आप देख लिए ना, जजिया कर से संबंधित ये प्रतिबंधित किया गया था उसको, तो ये प्रश्न आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में देखिए और भी प्रश्न पूछा गया है। 1564 में यहाँ पे अकबर के द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर था। ठीक है, तो किस पे समाप्त किया था? देखिए यहाँ पे ये एसएससी 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रहेगा आपको, धार्मिक कर जो था हम लोग पढ़े थे अभी। और भी प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है, देखेंगे हम लोग उसको। देखिए, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ये अकबर का प्रथम विवाह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट विवाह था उसका। उसके बाद से यहाँ पे अकबर जो है वो जैन आचार्य विजय सेन सूरी को यहाँ पे काली सरस्वती की उपाधि भी देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें जो हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके से धार्मिक कट्टरवाद नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से शासकों के जो कारनामे हैं ना, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो अकबर है इस समय, अकबर
हम लोग पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे इम्पोर्टेंट जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैन आचार्य, ठीक है, विजय सेन सूरी, इसको काली सरस्वती का उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए आगे, ये दीने इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक जो है बीरबल। दीने इलाही जो है ये खुद अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया एक धर्म है, जिसको सबसे पहले, ठीक है, यानी कि हिंदू, यहाँ पे हिंदू शासक के बीच में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले बीरबल जो है नवरत्न में से एक है, ये सबसे पहले इसको स्वीकार करता है, ठीक है, बीरबल। आगे देखते हैं इसमें फैक्ट। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अब्दुल समद, दसवंत, ठीक है, और बसावन, ये लोग जो है प्रमुख इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अकबर के दरबार में ये लोग रहते हैं। तो इन लोगों से ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनका नाम, ठीक है, समद और दसवंत और बसावन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन कौन थे यहाँ पे। तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लोग। देखिए प्रश्न इस तरीके से ऐसा बनता है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख गायक नहीं थे, ऐसे करके प्रश्न बन जाता है। तो इनमें से तीन लोगों का नाम रहेगा, एक किसी का नाम नहीं रहेगा, तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे ध्यान देंगे, जब ये तीनों का चारों का नाम याद रहेगा तब। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अकबर की जो शासन प्रणाली थी उसकी प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी। मनसबदारी जो है वो अच्छे तरीके से, ठीक है, एक तरीके से मतलब उसको बेहतर तरीके से फॉलो कराने का सबसे पहली बार श्रेय जो है वो अकबर को ही जाता है। मनसबदारी का मतलब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल भाषा में समझें तो एक तरीके से जो शासन प्रणाली है उसको रैंकिंग तरीके से, रैंक तरीके से चलाना, ठीक है। अगर मान के चलो कि जो शासक हैं इनके अकबर के अंतर्गत, ठीक है, या घोड़सवार हैं, जितने भी इनका अलग अलग शासक रहते हैं ना, उनको एक रैंक पे रखना और उसके अंदर कुछ लोगों को रखना, ठीक है, वो उसका मैनेजमेंट करेगा, फिर उसके ऊपर कोई मेन व्यक्ति रहेगा। तो इस तरीके से जो शासन चलाने का जो पद्धति था उसको यहाँ पे हम लोग मनसबदारी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध यहाँ पे सूफी संत कौन थे, संत शेख सलीम चिश्ती। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद से देखिए फैजी, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि फैजी जो है वो अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन थे। तो ये राजकवि थे, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अच्छा, देखिए आगे और देखते हैं। गुजरात विजय के बाद से, गुजरात विजय के बाद से अकबर जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। हम लोग बुलंद दरवाजे का जो चित्र है उसको भी देखेंगे अभी थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे उसको। आगे देखते हैं। यहाँ पे अकबर जो है वो, उसको नगाड़ा या वाद्य यंत्र जो है उसको बजाना काफी अच्छा लगता था। तो ये इस तरीके से उटपटांग प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरीके का जो फैक्ट है उसको भी देख रहे हैं। और यहाँ पे अकबर की इच्छा अनुसार जो है अब्दुल कादिर, ठीक है, बदायूनी, ये अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने रामायण, ठीक है, रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अकबर जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी, इन लोगों से ये रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है। आगे देखते हैं। अबुल फजल जो है वो अकबरनामा की रचना करता है। अभी प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ये सब फैक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब।
देखिए अकबर के यहाँ पे नवरत्न के बारे में सबसे पहले, नवरत्न के अंतर्गत सबसे पहले जो है बीरबल, ठीक है। बीरबल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। ये इनको कवि राज की उपाधि दी गई थी। दीने इलाही धर्म को जो स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू यही थे, ठीक है। उसके बाद से देखिए अबुल फजल के बारे में, दूसरे नवरत्न थे, ठीक है। ये इतिहास, दर्शन, साहित्य के विद्वान थे। अकबरनामा, आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की रचना की गई है अबुल फजल के द्वारा। उसके बाद से तानसेन, तानसेन का यहाँ पे मुख्य नाम, प्रमुख नाम या मूल नाम, ठीक है, रामतनु पांडे, ठीक है। ये इनका मुख्य नाम था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो हरिदास थे, ठीक है। और इनको कंठाभरण, ये वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद से चौथे यहाँ पे रत्न है फैजी। फैजी जो है ये अबुल फजल का बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई है। अकबर ने राजकवि का दर्जा दिया था इनको भी, ठीक है। ये अबुल फजल का बड़ा भाई है और इसको अकबर ने राजकवि का दर्जा दिया था, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथों को भी ये फारसी भाषा में अनुवाद किए हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं टोडरमल, ठीक है। टोडरमल ये जो है पांचवा रत्न है। अकबर के दरबार में ये दीवान थे और भूमि सुधारक, दहसाल बंदोबस्त इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो टोडरमल से भी प्रश्न बना हुआ है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं नवरत्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो युद्ध हो गया, उसके बाद से ये बाकी सारी चीजें जो है नवरत्न से ही ज्यादा प्रश्न बनता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद से देखिए और प्रश्न, अकबरनामा और आईना अकबरी, ठीक है, के द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए एसएससी 2014, 2016, 2020 तीन बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए आगे और भी प्रश्न बना हुआ है यहाँ से। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? ये एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से प्रश्न, ये सभी प्रश्न कहाँ से बन रहा है? नवरत्नों से बन रहा है। तो इसलिए अकबर के जो नवरत्न हैं उनको, उनके बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। छठवें रत्न है यहाँ पे मानसी, ठीक है। मानसी कौन है? भगवान दास के पुत्र बहादुर सेना नायक ये थे, ठीक है। यानी कि मानसिंह के बारे में क्या है कि भगवान दास के पुत्र थे ये, ठीक है। और ये एक बहादुर सेना नायक थे। उसके बाद से मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये अरब के रहने वाले थे, बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद से हकीम हुक्काम या हुक्माम भी कहते हैं। तो इनके बारे में देखिए, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और रसोई घर का इनका प्रबंधन करना था। उसके बाद से अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ये नौवा है, अंतिम है। ये बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है, कवि और साहित्यकार थे। गुजरात विजय पर विजय होने के बाद से इनको खाना खाना, खाना ही खाना, इस तरीके से उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये नौ जो रत्न हैं अकबर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अकबर के द्वारा क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है निर्माण करवाई गई थी, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से इमेज भी रखा गया ताकि आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखिए अकबर के द्वारा यहाँ पे सबसे पहले आगरा का किला जो है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आगरा फोर्ट, देखिए ये जो दिख रहा है सबसे पहला जो चित्र है, ठीक है ना। दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है। उसके बाद से देखिए लाहौर का किला, ठीक है, लाहौर का किला, ये यहाँ पे है लाहौर का किला। ये है लाहौर का किला। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला के जैसा ही ये भी दिख रहा है, बस ये व्हाइट में है। तो ये लाहौर में बनाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, अभी शाहजहां आएगा तो फिर ये लाल किला को ये निर्माण करेगा इसी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये लाहौर में बनाया गया है ये, ठीक है, पाकिस्तान में है अभी लाहौर फोर्ट, ठीक। आगे देखते हैं। इलाहाबाद किला का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इलाहाबाद फोर्ट, तो सभी का चित्र यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रश्न इधर से भी बनता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये देखिए हुमायूं मकबरा, ठीक है। तो ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद से आगे देखते हैं। बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा जो है आगरा में है, और ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद से जोधा भाई महल, ये आगरा, आगरा में बनाया गया है, ठीक है। देखिए ये वाला फतेहपुर सीकरी, ये जोधा भाई प्लेस, देख रहे हैं, मतलब आप ध्यान देंगे तो इसमें कितना कलाकारी किया गया है, कितना बेहतर तरीके से इन सबको बनाया गया है ना। तो ये जो सारी निर्माण कार्य है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए पंचमहल, ठीक है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। खुद फतेहपुर सीकरी जो है ना, उसको भी अकबर ही आ, उस क्षेत्र को भी अकबर ही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी के में यहाँ पे पंचमहल बनाया गया है। देखिए पंचमहल का चित्र भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है ये पंचमहल है, और ये फतेहपुर सीकरी, ये जो नगर है, इस नगर को भी अकबर के द्वारा बसाया गया था। तो ये इतने इम्पोर्टेंट बातें हैं अकबर के बारे में, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, ये बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है किसके द्वारा बनाया गया था, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया है। अब यहाँ से अगर प्रश्न बना हुआ है तो हो सकता है कि आगे चल करके पंचमहल या ये अ, जोधाबाई महल या फिर इधर ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है, इलाहाबाद किला, किसी न किसी से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इस तरीके से जो है अकबर के बारे में हम लोगों ने सारी जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।